नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज़ में। इस कार्यक्रम में पॉइंट टू पॉइंट विथ एमएम पिकू में आज हम मौजूद हैं एक नए शख्सियत के साथ। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी बिहार प्रदेश के मीडिया संयोजक दानिश इकबाल जी। दानिश जी, स्वागत है आपका हमारी स्टूडियो में। शुक्रिया। दानिश जी, लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, आज पहले चरण का मतदान भी शुरू हो चुका है। सीधा सवाल है आपसे, बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी और एनडीए को कुल मिलाकर कितनी सीटें रहेंगी बिहार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस एनडीए को लीड कर रही है, 10 साल का जो कार्यकाल रहा है केंद्र के अंदर, और जो ऐतिहासिक कार्य रहा, मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद से इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है वो ऐतिहासिक कार्य है। क्योंकि वो सारे कार्य, चाहे वो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो, जो शांतिपूर्वक तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से भारत में हुआ, क्योंकि ये 500 वर्षों से जटिल समस्या थी। 370 जम्मू कश्मीर से हटाना आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जो लोग कहते थे कि 370 की अगर आप बात करोगे तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन किसी का एक खून तक कतरा तक नहीं बहा और 370 वहां से समाप्त हो गया। इस धरती पर अगर सबसे बड़ा कोई पाप था तो वो ट्रिपल तलाक का पाप था, जिससे मुस्लिम बेटियों और बहनों की जीवन जो है नरक बन गया था। उनको नरक से निकाल करके समान जीवन जीने का अगर किसी ने अधिकार दिया तो वो नरेंद्र मोदी हैं। तो ये ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं जो हमेशा सुनहरे अक्षरों से लिखे जाएंगे। उसके अलग अगर आप देखें लोक कल्याणकारी कार्य हो, इस देश के अंदर आज़ादी के बाद बिहार के अंदर जब आरजेडी के लोगों की सरकार थी तो तार जो थे, बिजली के खंभे जो थे, उस पर कपड़े सुखाए जाते थे। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम हुआ। शौचालय जो सम्मान का विषय था वो कभी आजादी के बाद आज तक पूरा नहीं हो पाया था। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के बारे में सोचा, और केंद्र के द्वारा दिए गए राशि से सभी गरीबों के शौचालय बनाए गए, पक्का आवास बनाए गए, उनको 5 लाख तक की बीमा योजना दी गई ताकि वो इलाज कर सके। तो ये सब चीज जो है वो सारी की सारी बिहार की जनता में, जनमानस में, उनके ये जहन में है। और जब वो वोट करने आज जा रहे हैं, हम जिस प्रकार से देख रहे हैं, तो वो वही चीज को सोच करके जा रहे हैं कि कैसी सरकार है जो सबके विकास, सबके विश्वास और सबको साथ लेके चलने की बात करती है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि बिहार के अंदर जो 2019 में एक सीट छूट गया था, वो भी एक सीट जो है एनडीए अलायंस को इस बार बिहार की जनता देने का काम करेगी, और कंप्लीटली 40 की 40 सीट बिहार के अंदर एनडीए जीतेगी। और ये 40 सीट मिलकर के देश के अंदर 400 पार का जो नारा है उसको हम पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। इसका मतलब हुआ कि आप अपना दावा कर रहे हैं कि वो 40 सीट जो जिस पर आप एनडीए लड़ रही है वो सभी सीटें बिहार में आप जीत रहे हैं। रोजगार मतलब तेजस्वी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा राजद के नेताओं का कहना है। आपके जो विपक्ष है उनका कहना है कि रोजगार मतलब तेजस्वी। जो पिछले कुछ समय जो नीतीश कुमार जी गए थे, आरजेडी के साथ सरकार बनाए थे, इस दौरान जो नौकरियां दी गई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि जब उनकी माता और उनके पिता जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन लोगों ने किसको रोजगार दिया था? वो धंधा जो अपहरण का धंधा बन गया था, वो धंधा जो अपराध का धंधा बन गया था, वो धंधा जो आतंक का धंधा बन गया था, क्या वही रोजगार होता है क्या? तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि उनके माता पिता के शासनकाल में बिहार की क्या स्थिति थी। 118 से ज्यादा जो है बिहार के अंदर जो है नरसंहार हुए थे। न जाने कितनी हत्याएं, लूट और बलात्कार और अपहरण तो एक धंधा सा बन गया था, जो कि एक ट्रेंड मार्क बन गया था। बॉलीवुड की फिल्म उस आधार पर बनने लगी थी कि बिहार के अंदर जो है अपहरण एक धंधा बन गया है। तो ये सब बातें उनको बताने चाहिए। जहां तक सवाल है तेजस्वी यादव, जो आप कह रहे हैं कि रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? जब भी कोई विकास का कार्य होता है और जब भी कोई सरकार अच्छा काम करती है तो वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में करती है, और वो मुख्यमंत्री का ही विशेषाधिकार होता है कि किस प्रकार से वो किस मंत्री से काम लेता है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, ना कि वो शिक्षा मंत्री भी नहीं थे। और तेजस्वी यादव ये बताने का काम करें बिहार की जनता को कि वो उनके पास 4-5 अलग अलग मंत्रालय थे, उन मंत्रालयों की वो बात क्यों नहीं करते हैं? उन मंत्रालयों के द्वारा कितनी नियुक्तियां की गई, ये तेजस्वी यादव को बताना चाहिए। और जहां तक सवाल है शिक्षकों के जो रोजगार की बात होती है, जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ एनडीए अलायंस में सरकार चला रही थी तभी उस वक्त ये सारी की सारी नियुक्तियां सुनिश्चित की गई थी, और बाद में हम अलग जरूर हो गए थे, लेकिन बाद में जब ये नियुक्तियां पूरी हुई तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में थे। लेकिन तेजस्वी यादव की क्या भूमिका है उस नौकरी में जनता स्पष्ट जानती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और एनडीए की जब सरकार थी तब ये सुनिश्चित की गई थी सारी की सारी वैकेंसीज को भरने के लिए।
ये बिल्कुल, इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया था उसको तेजस्वी ने केवल भुनाया है। निश्चित तौर पर देखिए, जब जातीय जनगणना की बात होती है तो जातीय जनगणना का सारा क्रेडिट लेने की बात करते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन इस बिहार की जनता को मालूम है कि जब हम एनडीए की सरकार में थे, नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे, हम उनके साथ सरकार चला रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के दो डिप्टी सीएम थे, भारतीय जनता पार्टी पूरी कैबिनेट में बैठ करके इस पे सहमति बनाई थी कि हाँ, बिहार के अंदर जो है कास्ट सेंसस होना चाहिए। फिर जब हम अलग हो गए उसके बाद जब ये कास्ट सेंसस होता है तो उसका भी क्रेडिट लेने लग जाते हैं तेजस्वी यादव। तो मुझे लगता है कि आपको खुद साबित करना चाहिए तेजस्वी जी, दूसरे के किए गए कार्य का क्रेडिट लेना बंद कीजिए। अब आपकी पार्टी की बात करें, लोकसभा चुनाव चल रही है, टिकट का बंटवारा हुआ है। आपके कुछ सीनियर लीडर्स जो हैं, अश्वनी चौबे और अन्य कई नेताओं के टिकट को काट दिया गया है। कुछ लोग तो इधर उधर चले भी गए। अश्वनी चौबे का दुख मीडिया के सामने कुछ झलका भी। आप इन लोगों के टिकट को कटने का क्या कारण हो सकता है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संगठनात्मक तौर पर चलती है, जो संगठन के स्तर पर काफी मजबूत है, जिसकी अपनी एक संगठनात्मक संरचनाएं हैं, जिसकी अपनी एक कार्यशैली है। और भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र है, सामूहिक तौर पर निर्णय लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप ये नहीं बता सकते हैं कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जो सजा याफ्ता है, जिन्होंने जेल में सजा काटी है और वो लगातार 20-25 सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, और भी जैसे दूसरी पार्टियां हैं, उनमें यह तय है कि लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव ही पार्टी के मुखिया होंगे। अखिलेश यादव जो है अपने पिता के बाद वही पार्टी के मुखिया होंगे। उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे ही पार्टी के मुखिया होंगे। ममता बनर्जी के बाद उनके भतीजा होंगे, मायावती के बाद उनके भतीजा होंगे। भारतीय जनता पार्टी इससे दिगर पार्टी है। ये तय नहीं है बिहार के अंदर कि सम्राट चौधरी जी के बाद कौन प्रदेश का अध्यक्ष होगा। ये तय नहीं है, कोई बता नहीं सकता है कि जेपी नड्डा जी के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक संरचनाओं वाली पार्टी है जिसमें सामूहिक डिसीजन लिए जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका बदली जाती है। आज हम किसी और भूमिका में रहते हैं, कल हमारी भूमिका पार्टी कुछ और तय करती है। हमारे यहाँ मंत्री बनना, सांसद बनना, मुख्यमंत्री बनना ये उद्देश्य नहीं है। हम सभी कार्यकर्ताओं का एक ही उद्देश्य है कि कैसे मानव कल्याण के तहत भारत का जो निर्माण किया जाए, कैसे भारत को जो है विश्व गुरु बनाया जाए, कैसे भारत को शीर्ष पे रखा जाए, और सब हम अपने अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। अगर अश्विनी चौबे जी कल सांसद थे, मंत्री थे, आज उनकी भूमिका बदल दी गई है, और जो लोग कल पहले पार्टी का कार्य कर रहे थे उनको उनकी अलग भूमिका कर दी गई है। तो इसलिए जो आज सांसद है कल किसी और भूमिका में होंगे, जो आज मंत्री है कल किसी और भूमिका में होंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की खूबसूरती है। निश्चित तौर पर अश्विनी चौबे जी का व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है कि उनकी पीड़ा रही हो सकता है कि वो जनता की और सेवा करना चाहते हो सकता है कि वो इसी भूमिका में अपने आप को देखना चाहते हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं होता है। जो सामूहिक फैसला होता है, संगठनात्मक फैसला होता है, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा हमारी एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, उसमें जो तय किया जाता है वही सभी कार्यकर्ताओं के लिए सर्वमान होता है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी के हर एक फैसले का सम्मान करते हैं, उसको मानते हैं। जी बिल्कुल, अश्वनी चौबे ने तो पार्टी का सम्मान किया है, लेकिन जो लोग छोड़कर चले गए उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो बीजेपी के कार्यकर्ता और सीनियर लीडर लोग पार्टी छोड़ करके गए हैं, जो टिकट के लिए जो इधर उधर अभी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई नहीं जाता है। आप मुझे एक नाम बता दीजिए कि कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके गया हो बिहार में या देश में, बता दीजिए आप। कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं गया है। हाँ, कांग्रेस पार्टी को 2013 के बाद से जो है कम से कम 12 मुख्यमंत्री जो रहे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। कांग्रेस पार्टी को 50 से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के नेता, केंद्र के मंत्री और उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है। तो कांग्रेस के नेताओं ने लगातार पार्टी को छोड़ा। अभी आप देखिए, रिसेंटली अगर आप देखिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर और ना जाने कितने अच्छे अच्छे लोगों ने पार्टी को छोड़ने का काम किया है। ये सोचनीय विषय कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई नियति दिखती है। तो इसलिए स्पष्ट है कि जो लोग वहां असमंजस की स्थिति में रहते हैं नेतृत्व के साथ, वो पार्टी छोड़ के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत होता है, और कोई भारतीय जनता पार्टी को के नेतृत्व में विश्वास रख करके उसके विचारधारा को अपना करके आता है तो स्वागत है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं कोई नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जी, कुछ गठबंधन की बात करें तो जेडीयू को आपने फिर 16 सीटें दी हैं। अगर नीतीश जी की अंतरात्मा फिर से जाग गई और फिर से वह छोड़कर चले जाते हैं आपको, तो आप क्या करेंगे?
नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी, एक तो बात इस बिहार के लोगों को मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी की जो लड़ाई हुई, राजनीतिक लड़ाई जो हुई है, वो आरजेडी के खिलाफ थी, वो लालू प्रसाद यादव जी के जंगल राज, आतंक और भय के खिलाफ थी। इसलिए हम सब एक साथ आए थे, बिहार के हित के लिए आए थे, बिहार को बचाने के लिए हम लोग आए थे। और इसलिए हम लोगों ने लगातार, भारतीय जनता पार्टी जो है आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़ी भूमिका में रही है, लेकिन बिहार के हितों के लिए, बिहार की जनता के हितों के लिए हमने नीतीश कुमार को बिहार में सर्वमान्य बनाया। हमने बिहार में नीतीश कुमार को अपना नेता चुना और लगातार 2005 से जो हम लड़ाई लड़ रहे थे लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ, उनके आतंक के खिलाफ, उनके परिवारवाद के खिलाफ, उसको हराने में कामयाब हुए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा। और बिहार जब आगे बढ़ा तो आज बिहार की स्थिति देखिए कि 2005 के पहले का बिहार और आज का बिहार, आप हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से बिहार में लूट, हत्या, अपराध धंधा बन चुका था, किस प्रकार से रेत माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया का आतंक होता था बिहार के अंदर, किस प्रकार से जो है शोरूम से गाड़ियां लूट ली जाती थी, किस प्रकार से जो है शोरूम से सामान लूट लिए जाते थे, किसी को भी उठा लिया जाता था, रोड चलना मुश्किल हो गया था। तो उस बिहार से आज वाले बिहार में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसमें नीतीश कुमार उसके नायक हैं और नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकाल करके एक डेवलपमेंट की ओर बढ़ाया है। आज रोड्स देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, सब चीजों में नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया है। और बीच बीच में निश्चित तौर पर नीतीश कुमार कभी कभी जो है 2 बार वहां गए, लेकिन नीतीश कुमार को जब रियलाइज हुआ कि वहां पे वो जो उनका अलायंस है वो नेचुरल अलायंस नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक उत्पत्ति, राजनीतिक लड़ाई उनके खिलाफ हुई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी का एक स्वाभाविक अलायंस है, हम लगातार साथ में काम किए हैं। तो फिर इस बार नीतीश कुमार जी हमारे साथ में हैं और हम भी, जो बार बार आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर आप नीतीश कुमार को के साथ क्यों गए, देखिए ये बातें तो जग जाहिर है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का किस प्रकार से नीतीश कुमार के ऊपर जो है दबाव चल रहा था, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही थी कि तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री बनाइए। और इन सब विषयों को देखते हुए हमारे नेतृत्व ने यह तय किया कि बिहार को फिर से जंगल राज से बचाने के लिए लालू के परिवार के किसी वंश को फिर से मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, इसलिए हमने नीतीश कुमार के साथ फिर से बिहार में सरकार बनाई है, ताकि उस जंगल राज का, आतंक राज का जो है दोबारा पुनरावृत्ति ना हो सके। इसलिए हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के साथ है, जो डबल इंजन की सरकार है हमारे केंद्र में और बिहार में, वो आगे भी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम काम करेंगे और बिहार को, देश को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल। दानिश जी, क्या आपको यह नहीं लगता है कि नीतीश जी जो दोबारा आरजेडी में गए तो आरजेडी बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में पड़ गई थी, काफ़ी सीटें हार चुकी थी, बहुत सारे विधायक उनके नहीं थे, लेकिन दोबारा इनके जाने से आरजेडी को फिर मजबूती मिल गई है? देखिए, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ना हमारे पार्टी के हाथ में होता है। कोई भी हमारा एनडीए का घटक दल वो स्वतंत्र है, कोई भी निर्णय लेने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। ये राजनीतिक घटनाएं होती रहती हैं, इस राजनीतिक घटनाएं को आपके साथ आपको समन्वय में बिठाना पड़ता है। निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जाने से फिर से एक बार कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन जाते हैं, उनके पार्टी के लोगों के अंदर जो है फिर से वो आतंक अपनाने का काम शुरू कर देते हैं। आप देखिए हमारी जो सरकार बनी नीतीश कुमार जी के साथ, अभी उससे पहले किस प्रकार से माफियागिरी हो रही थी, किस प्रकार से जो है बालू, रेत माफिया, पुलिस तक को, प्रशासन तक को नहीं छोड़ रहे थे, उन पर भी ट्रकें चढ़ा दिया करते थे। तो ये तो निश्चित तौर पर ये तो होता ही है, लेकिन ठीक है, नीतीश कुमार वापस आ चुके हैं वहां से और बिहार फिर से एक बार जो है प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ की सुरक्षा, कि कैसे किस प्रकार से हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो है रात को भी और सुबह 4 बजे भी आसानी से पटना और बिहार के सभी इलाकों में घूम सके, यात्रा कर सके, ये सुनिश्चित करना इस सरकार का काम है। और हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने बार बार कहा है कि अपराधी का सफाया होना तय है बिहार के अंदर। अगर आप अपराधी हैं और अपराध नहीं छोड़ते हैं तो आपको या तो गया में पिंडदान कर दिया जाएगा या तो आपको नेपाल भाग कर जाना पड़ेगा, लेकिन अपराध से कोई समझौता हमारी ये सरकार, डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाली है। बिल्कुल, अपराध से कोई समझौता ये सरकार नहीं कर रही है। यह कई बात डिप्टी सीएम ने भी दोहराया है, आज दानिश जी भी इस बात को बता रहे हैं। दानिश जी, एक सवाल है कि आपकी पार्टी बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, जबकि आप सत्ता में हैं। विकास जो चल रहा है उसमें मुस्लिम समाज कहां पर है? मुस्लिम समाज की स्थिति अभी क्या है? क्या वह विकास में कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए मुझे कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश के अंदर है, आज 2024 चल रहा है, 2024 के आम सभा चुनाव के प्रथम चरण में हम लोग हैं। इन 10 सालों में आप बताइए कि ऐसा क्या डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिला? इस 10 साल में जो लोग कहते थे 2014 से पहले कि कत्लेआम हो जाएगा, मुसलमानों को मार दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा,
उनके साथ अत्याचार होगा। मैं मानता हूं कि इस धरती पर अगर कोई सरजमीन है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो हिंदुस्तान की सरजमीन है। और आप बताइए, पाकिस्तान का उदाहरण देख लीजिए, पाकिस्तान में आपस में मुसलमानों के बीच सुरक्षित नहीं है। शिया सुन्नी को मार रहा है, कादियानी जो है अहमदिया को मार रहा है, मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं। बाकी दूसरे दीगर ममालिक में देख लीजिए आप। लेकिन भारत एकमात्र सरजमीन है जहां 72 फिरके मुसलमानों के होते हैं और 72 के 72 फिरके भारत में शांति के साथ रह रहे होते हैं। कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा क्रेडिट जो है यहाँ के हिंदुओं का है, क्योंकि भारत के हिंदू बहुत लिबरल होते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व की सरकार जो है वो सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास की बात करती है और एक साथ कोई भेदभाव नहीं देखती नरेंद्र मोदी की सरकार। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शौचालय देने का काम किया तो ये पूछ कर नहीं दिया कि तुम जो हमारी परिवार हिंदू के परिवार है कि मुसलमानों का परिवार है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैस देने का काम किया तो पूछ कर नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिजली पहुंचाने का काम किया, अनाज पहुंचाने का काम किया, 5 लाख रुपए तक के आपको इलाज कराने की सुविधा दी, किसान निधि योजना के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा देने का काम किया। तो ये पूछ कर नहीं किया कि तुम मुसलमान हो कि तुम हिंदू हो। और नरेंद्र मोदी के एक एक कल्याणकारी योजना, एक एक लाभकारी योजना, एक एक योजना जिससे गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े के जीवन में बदलाव आया है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन मुसलमानों पे पड़ा है, उन पसमानदा दलित पिछड़े मुसलमानों पे पड़ा है। क्योंकि इस देश का जो मुसलमान है, जो 85% मुसलमान है, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित जिसको हम पसमानदा मुसलमान कहते हैं, वो है, इसलिए सबसे ज्यादा फायदा उसको मिला है। अगर 370 हटा है इस देश के अंदर से, जम्मू कश्मीर के अंदर से, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर में रहने वाले पसमानदा बकरवाल कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी, पहाड़ी एरिया में रहने वाले जो दलित मुसलमान थे उनको हुआ है। आजादी के बाद कभी उनको मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण वहां नहीं पहुंचाया गया था, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है कि उन्होंने 370 को एक लाइन से समाप्त किया और वहां पे आजादी के बाद पहली बार आरक्षण पहुंचाने का काम किया है। तो हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के सभी समाजों के लिए काम किया है, सभी मजहब के लोगों के लिए काम किया है। और जब आप रोड बनवाते हो तो ये नहीं देखते हो कि उस रोड पे हिंदू चलेगा कि मुसलमान चलेगा। जब आप साल में हर एक साल आईआईटी और आईआईएम का निर्माण कर रहे होते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि उसमें हिंदू का बच्चा पढ़ेगा कि मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर 2 दिन पे कॉलेज खोलने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है एयरपोर्ट और न जाने कितने अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर चीजों का जो है एक बहार सा ला दिया है कि कैसे विकास को किया जा सकता है। उसका उदाहरण नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो वे देखकर नहीं किया जाता है कि वो हिंदू के लिए हो रहा है कि मुसलमान के लिए हो रहा है, वो हिंदुस्तान के लिए हो रहा है और हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो है उससे जो है फायदा उठाने का काम करेगा। बिल्कुल दानिश जी, ये पसमानदा मुसलमान की आपने चर्चा की, तो पसमानदा मुस्लिम समाज जो है वो जैसा कि सुनने में आया कि काफ़ी पिछड़े और दलित समाज से आते हैं, तो इनके लिए क्या सरकार की कुछ खास योजनाएं चल रही हैं? देखिए, भारत के अंदर अगर आपको मुसलमानों को समझना है तो 2 तरह के मुसलमान हैं भारत के अंदर। एक वो मुसलमान जो आक्रांताओं के साथ, लुटेरों के साथ भारत में आए, जो मुगल वंश के साथ भारत में आए, जो ईरान से आए, बुखारा से आए, अफगान से आए। एक 15% की संख्या वो संख्या है जो विदेशी मुसलमान है, जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं। और दूसरे मुसलमान वो मुसलमान है जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय मिट्टी के हैं, भारतीय खून के हैं, जिनकी परंपरा भारतीय परंपरा है, जिनकी संस्कृति भगवान राम की संस्कृति है, जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अपनाते हैं। वो देश के 85% देशज मुसलमान है, जिनको हम पसमानदा कहते हैं। पसमानदा शब्द का मतलब होता है जो पीछे रह गया, उसको हम पसमानदा कहते हैं। तो इसलिए 85% की जो संख्या है जो भारतीय देशज मुसलमान है, वो भारतीय मूल के मुसलमान है, जो गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं। और उनको सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो ये जो तुच्छ सेक्युलरिज्म है, ये जो सेक्युलरिज्म के नाम पर जो इन्होंने जो एक खेल खेला कांग्रेस की पार्टियों ने, तुष्टीकरण के नाम पर जो खेल खेला कांग्रेस की पार्टियों ने, और जिस प्रकार से स्वर्ण मुसलमानों ने इनको पीछे रखने का काम किया, उससे सबसे ज्यादा नुकसान इनका हुआ है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर आजादी के बाद कोई ऐसा पहला प्रधानमंत्री बना है जो सेकुलर प्रधानमंत्री है, वास्तविक में सेकुलर प्रधानमंत्री है, जिसने मजहब के आधार पर नहीं, जिसने धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर उन 85% देशज मुसलमानों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। जिसने मजहब के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर एक पसमानदा विमर्श शुरू करने का देश के अंदर काम किया है। और सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की। आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई मंत्री बनता है तो पसमानदा समाज से निकलने वाला दानिश अंसारी मंत्री बनता है। आज जहां भी अगर कोई आयोग को दिया जाता है तो पसमानदा मुसलमान, जिसको सवर्ण लोग अपने यहाँ एक दरबार भी नहीं रखना पसंद करते थे, जितने भी बड़े बड़े इदाराएं हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जहां एक भी पसमानदा लोगों की कोई अहमियत नहीं होती थी,
आज प्रधानमंत्री ने उनको राजनीति में भागीदारी देने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री ने जो भी विश्वकर्मा योजना लाया देश के अंदर, उस विश्वकर्मा योजना के अंदर पसमानदा जातियां, बुनकर, बढ़ई और जितने भी नाई, जितने भी जातियां मुसलमानों के अंदर होती हैं, जो कारीगर तबके के होते हैं, उनको उस विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उस जाति को भी जोड़ने का काम किया, ताकि वो कारीगर मुसलमान भाई भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए लोन से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। तो ये ऐसे अनगिनत योजनाएं हैं। और खासकर जब हम बता रहे हैं आपको कि जब कोई भी योजना चलती है, चाहे वो गैस देने की हो, बिजली देने की हो, शौचालय देने की हो, घर देने की हो, अनाज देने की होती है, तो वो सिर्फ देख के नहीं दिया जाता है कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है। वो सभी भारतीय गरीबों के लिए होता है, और उससे पासमानदा भी होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ तो पासमानदा को हुआ है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री की कुछ भाषणों में भी हमने सुना है पसमानदा मुसलमानों के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया है कि उनके लिए कुछ करें, उन्हें पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ें और उनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनकी भी जानकारी उन्हें दी जाए। दानिश जी, देश में प्राइमरी और हायर शिक्षा बहुत महंगी हो रही है। जो लोग सक्षम है वो तो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी जो हायर एजुकेशन में वो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। सरकार क्या कुछ कर रही है इसके लिए? देखिए, विगत वर्ष 2024 के केंद्रीय बजट में शिक्षा अभियान के लिए 2013-14 से करीब 5 गुना अधिक 37,453 करोड़ रुपए का प्रावधान कर प्राइमरी शिक्षा को सर्वसुलभ करने की कोशिश की गई। तो लगातार सरकार जो है बजट को बढ़ा रही है। पिछले 5 सालों में प्राइमरी शिक्षा और कौशल विकास आदि के आवंटन में 36% की बढ़ोतरी की गई है। तो ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व को दिखाता है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री प्राइमरी शिक्षा को लेकर के, उच्च शिक्षा को लेकर के सभी शिक्षाओं में लगातार, आप सोचिए 2013-14 से करीब 5 गुना अधिक बजट को देने का काम किया। अन्य क्षेत्रों में अगर आप देख लीजिए, IIT के क्षेत्रों में देख लीजिए किस प्रकार से युवाओं को जोड़ने का काम किया। 2014 तक देश के अंदर विश्वविद्यालयों की संख्या 723 होती थी, जबकि पिछले 10 वर्षों में 390 से ज्यादा नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। इसी प्रकार से 2014 तक देश में मात्र 16 IIT थे, जबकि पिछले 9 साल में 7 नए IIT की स्थापना की गई है। 2014 तक देश के अंदर IIM की संख्या मात्र 13 थी, जबकि पिछले 10 सालों में 7 नए IIM बनाए गए हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में भी 2014 में जहां देश में मात्र 7 एम्स थे, वहां 2023 में पूरे देश में एम्स की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। तो लगातार मेडिकल कॉलेजों के आप देखेंगे वहां भी सीट को बढ़ाया जा रहा है। देश के अंदर 2014 में मात्र 641 मेडिकल कॉलेज थे, आज 2023 के अंदर पूरे देश में 700 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। अगर हम सीट की बात करें तो 2014 में मेडिकल सीटें मात्र 82,466 थी, जबकि 10 सालों में यह संख्या बढ़ाकर 1,52,000 हो गई है। युवाओं को मोदी के भरोसे का ही नतीजा है कि आज देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न, 1 लाख से अधिक स्टार्टअप है। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए 4 दशक बाद देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। स्किल इंडिया के जरिए रोजगार के द्वार खोले गए और खेलो इंडिया के द्वारा स्पोर्ट्स कल्चर की शुरुआत की गई। तो ऐसे अनेक स्पोर्ट्स हो, हेल्थ हो, IIT हो, IIM के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री ने लगातार बजट बढ़ाने का काम किया। और कैसे युवा को हमको आगे लेके जाना। और देखिए, जहां तक बार बार लोग बात करते हैं किस प्रकार से कि सरकारी नौकरी, देखिए सरकारी नौकरी इस देश की जो है सॉल्यूशन नहीं है। सरकारी नौकरी की अपनी एक लिमिटेशन होती है, सरकारी नौकरी की अपनी एक प्रक्रिया होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कार्य युवाओं को अपने पैर पे खड़ा करने का किया है वो सराहनीय है। आपको प्रधानमंत्री ने सक्षम बनाया कि आप एक संस्था चलाओ, आप एक कंपनी चलाओ और कम से कम 100 ऐसे नए युवाओं को रोजगार दो। ये बहुत ही जो है सराहनीय कदम है। और मुझे लगता है कि एक तरफ तो सरकारी नौकरी है ही है, लेकिन जिस प्रकार से स्किल इंडिया के माध्यम से हो, लोन के माध्यम से हो, यूनिवर्सल रिपोर्ट्स के माध्यम से हो, इन सब के माध्यम से प्रधानमंत्री ने युवाओं के अंदर जो टैलेंट है, जो उनकी क्रिएटिविटीज है, जो उनके आइडियाज है, उनको सामने ला करके उनको एक संस्था के तौर पर, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बनाने का काम कर दिया है। और लोग उसमें आज देखिए किस प्रकार से हमारे युवा जो हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना के, संस्था बना करके दूसरे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इस देश के लिए पहली बार ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर दानिश जी, ये जो काम हो रहे हैं इससे युवाओं का भरोसा आप पर बहुत बढ़ रहा है। और यह चुनाव में तो दिखेगा ही कि युवा किस तरह से आपकी तरफ मोटिवेट हो रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मोदी जी खूब विदेश घूमते हैं। उनके विदेशी दौरों से देश को क्या फायदा हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो विदेशी दौरा है, अगर मैं उसको आपको बताऊं तो जितना दौरा प्रधानमंत्री का रहा नरेंद्र मोदी जी का, वो बहुत ज्यादा नहीं रहा। जितना हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनसे कुछ ही ज्यादा उनका दौरा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने आज भारत की शाख को देश और दुनिया में बनाने का काम किया है,
वो सराहनीय है। आज जब आप पासपोर्ट लेकर के जाते हैं किसी दूसरे कंट्री में और जब उसमें इंडिया देखते हैं, तब जब वो सम्मान का भाव आपको वहां मिलता है, वो सराहनीय है। आज दुनिया की कूटनीति में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो नरेंद्र मोदी जी की कूटनीतिक जीत है। आज अगर दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो अपील करते हैं कि आप हमारे समझौता कराइए, तो ये भारत को गर्व करने वाला विषय है। आज अगर कहीं कोई घटना होती है तो सबसे पहले भारतीय सेना का वायुयान जो है वहां पहुंच करके जो है वहां के लोगों को निकालने का काम करता है। हमारे झंडे को लगा करके दूसरे देश के लोग वहां से बाहर निकलने का काम करते हैं। आज पूरी दुनिया में भारत की जो अहमियत बढ़ी है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जीत है। आज जिस प्रकार से आप देखिए, प्रधानमंत्री को सभी मिडिल ईस्ट के देशों ने जो कहते थे कि जो मुस्लिम देश हैं वो प्रधानमंत्री की नीति से खुश नहीं होंगे, वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे। आज देखिए, भारत के सबसे प्रौढ़ रिश्ते, सबसे मजबूत रिश्ते अगर है तो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, मिडिल ईस्ट के देश है, सबके साथ भारत के सबसे अच्छे संबंध है। सभी ने अपने सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देने का कार्य किया है। तो इसलिए ये उन लोगों के लिए जवाब है जो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश क्यों जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश इसलिए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में लाया जा सके, और उसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाली कंपनी पैदा करके देता है। आज भारत के अंदर इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, आज भारत के अंदर डिफेंस के इक्विपमेंट्स बन रहे हैं। कभी कल्पना की जा सकती थी क्या कि लखनऊ के अंदर डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनेंगे? लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री की नेतृत्व की जीत है कि आज सबसे ज्यादा FDI भारत में आ रहा है। आज सारी कंपनियां भारत की तरफ देख रही हैं। आज अमेरिका, लंदन, जर्मनी, ब्राजील आज भारत की तरफ देख रहा है। तो ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व है, प्रधानमंत्री की कूटनीतिक है, और मुझे लगता है कि इसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र। और यही बात सब देख करके, इन्हीं चीजों को जहन में रखते हुए बिहार की जनता, देश की जनता पुनः एक बार प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। जी दानिश जी, बिल्कुल। दानिश जी, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को चलाने वाले पार्टी है। आप, आखिरी सवाल है कि आप बीजेपी में कैसे और कब जुड़े? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो राष्ट्रवादी विचार है, और हिंदुत्व जो है वो हमारी संस्कृति और सभ्यता। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि संस्कृति में और पूजा पद्धति में फर्क होता है। हमने पूजा पद्धति जरूर बदली, हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमने पूजा पद्धति बदली, हमने अपनी संस्कृति नहीं बदली। हमारी संस्कृति वही संस्कृति है जो भगवान राम की संस्कृति है। लेकिन जो लोग विदेश से आए, जो विदेशी मुसलमान हैं, उन्होंने अरबिक, अफगानी, ईरानियन कल्चर को भारत में थोपने का काम किया। और हमारी लड़ाई यही है कि हमें पूजा पद्धति बदलने का अधिकार है, हमने पूजा पद्धति बदल ली है, लेकिन हम अपनी संस्कृति नहीं बदल सकते। बीजेपी में संस्कृति तो वही रहेगी। और जो आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, अगर अपनी संस्कृति को मानना आप सांप्रदायिकता कहते हैं, तो ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप कैसे उस चीज को देखते हैं। और जहां तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का, मैं भारतीय जनता पार्टी में छात्र जीवन से हूं। मैं विद्यार्थी परिषद में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जब दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र था, तब से मैं विद्यार्थी परिषद में हूं। छात्र जीवन से छात्र राजनीति में रहा हूं, और छात्र राजनीति से निकल करके अब मेन स्ट्रीम की राजनीति में हूं, और लगातार पार्टी के लिए कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, कर्नाटक में जहां भी चुनाव हुए हैं कार्य किए हैं, राष्ट्रीय टीम में कार्य किए। अब बिहार का मैं रहने वाला हूं, इसलिए पार्टी ने मुझे बिहार की जिम्मेदारी दी है, और आज मैं बिहार के मीडिया संयोजक के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं। जी, बहुत बढ़िया। आज हमारे साथ स्टूडियो में थे दानिश इकबाल जी, जो बीजेपी के बिहार प्रदेश के मीडिया संयोजक हैं। आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट विथ MM पिक्कू में। आज दानिश इकबाल जी से हमने आपकी मुलाकात कराई है। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।